हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर स्टडी हिंदी स्पेशल। मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो थंबनेल से आपने देख ही लिया होगा, जो आज की क्लास है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पर रहने वाली है। हिंदी शब्दकोश पर आधारित ये क्लास है। कंप्लीटली हम इसके कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे और इसके कॉन्सेप्ट्स इतने बारीक हैं कि आपको पूरी क्लास बहुत ही सावधानी से देखनी पड़ेगी। अदरवाइज़ अगर आपने एक भी कॉन्सेप्ट इसका मिस किया तो आप ये कह सकते हैं कि अगर आपके एग्ज़ाम में इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न आ रहे हैं तो शायद आप उनको मिस कर दें, आप उनको गलत कर दें। तो पूरी क्लास बहुत ही बारीकी से आपको देखनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी आप सभी के लिए है कि अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से जाके आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। नहीं तो आप टेलीग्राम पे अगर सर्च करते हो एजुकेटर पीयूष यादव, यहाँ से भी आपको ये ग्रुप मिल जाता है। यहाँ पर इस ग्रुप में आपको क्या क्या मिलता है, सबसे पहले आपको डेली रीडिंग आर्टिकल मिल जाता है, जो हिंदी का एक बहुत ही बेहतरीन भाषा पर आधारित आर्टिकल रहता है और आपकी रीडिंग स्किल को बढ़ाता है, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। साथ ही फ्री पीडीएफ आपको प्रीलिम्स और मेंस की मिल जाती हैं इस ग्रुप में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। फिर चाहे वो क्वांट की पीडीएफ हो, रीजनिंग की पीडीएफ हो, पजल से रिलेटेड हो, सिंप्लीफिकेशन के मैंने 3500 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर डाल रखे हैं। मेंस में अगर आप कंप्यूटर को ढूंढ रहे हो तो कंप्यूटर की पूरी बुक्स पड़ी हुई हैं। मेंस की पजल्स भी हमने यहाँ पे डाल रखी हैं, डीआई भी डाल रखी हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इस ग्रुप में मिल जाती हैं। इसके साथ ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो भी कभी एग्जाम्स के आपके आरआरबी से रिलेटेड आएंगे, वो सारे अपडेट यहाँ पे मिल जाते हैं। जो भी क्लास की अपडेट्स होती हैं वो सभी आपको यहाँ मिल जाती हैं। और साथ ही ये मैंने सभी के लिए ग्रुप ओपन कर रखा है, तो आप यहाँ पे अपना डाउट जो भी है वो भी डिस्कस कर सकते हैं। किसी भी किस्म का अगर आपको पढ़ाई से रिलेटेड डाउट है तो वो आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। और इसके साथ ही सबसे जो रोचक चीज़ है वो है हमारा पेड बैच। बहुत ही मिनिमल प्राइस में हमने इसको अवेलेबल कराया हुआ है। हिंदी का ये आरआरबी के लिए हिंदी का ये एकदम कंप्लीट पेड बैच है। सिर्फ और सिर्फ 349 रुपीज़ में अवेलेबल है। बहुत ही आकर्षक इसका प्राइस है और बहुत ही कम प्राइस हमने इसका रखा हुआ है। इस बैच में आपको क्या क्या मिल जाता है? सर, बहुत सारी चीज़ें आपको इस बैच में मिलती हैं। सबसे पहले अगर आपको फाउंडेशन कंप्लीट करना है, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक्स आते हैं उनका, तो हिंदी भाषा का संपूर्ण आधार बैच, हम कह सकते हैं फाउंडेशन बैच, हमने यहाँ पर इस बैच में कंप्लीट कराया हुआ है। इस पैक में आपको मिल जाएगा। साथ ही आपको टेस्ट पेपर मिल जाएंगे। जो भी हमने यहाँ पे फाउंडेशन कराए हुए हैं, जो भी चैप्टर्स हमने आपको सिखाए हैं, कॉन्सेप्ट्स कराए हैं, उन सभी के टेस्ट पेपर आपको मिल जाते हैं। पीडीएफ फॉर्म में भी मिल जाएंगे और उनके मैंने सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन भी कराए हुए हैं, तो वो भी आपको मिल जाता है। साथ ही 1500 प्लस अभ्यास प्रश्नों के, बिल्कुल एग्जाम रेलिवेंट प्रश्न रहते हैं, एग्जाम के स्तर के रहते हैं, इनकी आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी 1500 प्लस अभ्यास प्रश्नों की। साथ ही जो भी हमारी लाइव क्लासेस होती हैं पेड बैच की, उन सब का एक्सेस आपको यहाँ पर मिल जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मॉक टेस्ट, जो कहीं भी कोई भी प्लेटफॉर्म आपको बिल्कुल एग्ज़ाम के लिहाज जितना स्तर कोई प्रोवाइड नहीं करा रहा है, हम उससे भी बेहतरीन स्तर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। 30 मॉक टेस्ट आपको हिंदी के मिलने वाले हैं, जिसमें आपको पीडीएफ भी मिलेगी और इनके वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेंगे। तो आप देख रहे हो 349 रुपीज़ में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। फिर चाहे वो फाउंडेशन बैच हो, वो आपका प्रैक्टिस हो, या फिर वो आपके मॉक टेस्ट हो। इसके साथ ही डेली रीडिंग आर्टिकल आपको यहाँ पे मिल जाता है। हिंदी भाषा पर आधारित ये आर्टिकल होता है और बहुत ही बेहतरीन लैंग्वेज इसमें आपको देखने के लिए मिलती है। सभी क्लासेस की पीडीएफ आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाती हैं। और यहाँ पे लाइव डाउट, जब हम लाइव क्लास करते हैं तो अगर आपका कोई डाउट है वो आप हमसे पूछ सकते हो और सारी प्रकार के डाउट आपके यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं, जो भी आपके स्टडी से रिलेटेड आते हैं। तो फिर ये प्रश्न बनता है कि सर हमें इस बैच को परचेस कैसे करना है। हम टॉपिक की तरफ बस जा रहे हैं, 30 सेकंड का समय और लेंगे कि बैच को आपको किस प्रकार परचेस करना है। आपको एक नंबर दिया जा रहा है 7895041688। इस नंबर पे आपको 349 रुपीज़ का यूपीआई कर देना है, जिसके बाद आपको इस भुगतान का, यानी कि जो आपने पेमेंट किया है उसका स्क्रीनशॉट आप इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए। और उसके 2 से 3 मिनट बाद मैं आपको इसी पेड बैच में अपने में ऐड कर दूंगा, जहां पे उपरोक्त सारी जानकारी मैंने जो ऊपर आपको दी है वो सभी कुछ आपको एक कॉम्पैक्ट तरीके से, बहुत ही बढ़िया कंटेंट आपको इस पेड बैच में मिलने वाला है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हो तो आप 2024 की हमारी जो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है वहाँ से जाके आप डेमो भी चेक कर सकते हो कि किस स्तर का हम कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो अब हम जरा चल लेते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। जो आज आपका जो टॉपिक रहने वाला है, शब्दावली या शब्दकोश। तो एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है
और इसके साथ ही ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? आपके एग्ज़ाम में सर इसका वेटेज कितना होता है? सर इसका वेटेज 1 मार्क से लेके कभी कभी ये 5 मार्क्स तक भी पूछ लिया जाता है। तो 1 से 5 मार्क तक हम इसको कह सकते हैं। क्लरिकल में 2, 3, 4, 5 मार्क्स का पूछा जाए, 1 मार्क का भी पूछा जाता है। तो एक बहुत अच्छा बेहतरीन वेटेज है इसका। अगर एक बार आपने इसके कॉन्सेप्ट्स को पकड़ लिया तो ये नंबर आप पक्के करके आज की क्लास के बाद लेकर ही जाएंगे। और इसकी अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो हमारे चैनल पर काफ़ी सारी वीडियोस अवेलेबल है, वहाँ से आप कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पेड बैच ले लीजिए, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको लगातार मिलने वाली हैं। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमने जो हिंदी पढ़ी है अपने बचपन में, नर्सरी से लेके जो आपको सिखाया गया, वो कहाँ से सिखाया गया सर? यहाँ से सिखाया गया, अ, आ, ए, ई। यानी कि हमारे जो सीखने का ढंग था वहीं पे थोड़ा सा शब्दकोश में परिवर्तन हो जाता है। कैसे हो जाता है? सबसे पहले हिंदी शब्दकोश के अंदर अगर कोई शब्द आएगा तो सबसे पहले जो शुरुआत होगी वो अंग से होती है। हमारे हिसाब से अभी तक हमको लगता था कि अगर अ है तो ये हिंदी शब्दकोश में पहले आ रहा होगा, जबकि अंग तो बाद में आता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये जो क्रम है इसको जरा एक बार आप देख लीजिए। इस क्रम के आधार पर अगर आप देखते हो तो सबसे पहला जो अक्षर है वो हमारा कौन सा आता है? अंग आता है, फिर उसके बाद अंग आता है और उसके बाद में अंघ करके आता है। ठीक है, तो ये 3 अक्षर आपके थोड़े से आपको याद रखने वाले हैं। और यही मात्राओं का भी क्रम होता है। आगे हम मात्राओं का क्रम भी डिस्कस करेंगे, यही हमारी मात्राओं का क्रम भी होता है। इसके बाद हम जब ये 3 अक्षर हमारे आ जाते हैं, उसके बाद हम जाते हैं अ, फिर हम जाते हैं आ, इसके बाद हम जाते हैं ए, फिर हम जाते हैं ई। यानी कि जो आपने अभी तक पढ़ा हुआ था वो हमारा बिल्कुल सेम क्रम फॉलो होने लगता है। कहाँ तक? औ तक, कि अ, आ, ए, ओ, ऊ, रे, ए, ऐ, ओ, औ। फिर उसके बाद में हम पढ़ते थे अंग, अंग, अंघा। लेकिन वो तीनों अक्षर हमारे कहाँ आ जाते हैं? हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले नंबर पर आ जाते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, मैं उसका बिल्कुल एकदम सटीक तरीके से मैं उसका आंसर आपको दूंगा। तो इस तरीके से तो आपका ये हिंदी शब्दकोश के अक्षर आना शुरू होते हैं। अब सर ये जो हमारे हैं वो स्वर ही तो हैं और स्वर ही मात्रा बनते हैं, तो मात्राओं का क्रम क्या होगा सर? तो मात्राओं का अगर हम क्रम देखते हैं तो ये आपके सामने मात्राओं का क्रम लिखा हुआ है। जरा देखते हैं, अगर मैं क अक्षर के ऊपर लगने वाली मात्राओं की बात करूं तो इसी प्रकार से हमारी जो आगे की मात्राएं वो सभी अक्षरों के लिए अलग अलग लगेंगी। तो अभी हम क अक्षर के लिए बात करते हैं। तो सबसे पहले हिंदी शब्दकोश में क से शुरू होने वाला अगर कोई शब्द आएगा तो वो किस अक्षर से शुरू हो रहा होगा, प्लस उस पर कौन सी मात्रा होगी, यानी कि कंग। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर हिंदी शब्दकोश में लिखा हुआ है कंगन और एक तरफ लिखा हुआ है कबूतर, तो अगर आज तक आपने इस क्लास को नहीं लिया होता तो हमेशा ही आप कहते कि सर कबूतर पहले आएगा। लेकिन हम क्या देखते हैं कि क के ऊपर यहाँ पे मात्रा अंग की है और क के ऊपर मात्रा कुछ नहीं है। तो हमारा इन दोनों में से हिंदी शब्दकोश में कौन सा अक्षर पहले आता है? सर कंग पहले आता है, यानी कि कंगन हमारा हिंदी शब्दकोश में पहले आएगा और कबूतर हमारा हिंदी शब्दकोश में बाद में आएगा। तो जो हमने ऊपर अपनी ये जो अक्षर हमने देखे उन्हीं क्रम पर ये मात्राएं लगी हुई हैं। बिल्कुल आप जरा देखिए, कंग, फिर कंग, फिर कह, फिर क, का, के, की, कु, कु, फिर क्रे। ठीक है, ये आप देखिए, ये क्या है? क के ऊपर रे की मात्रा लगी हुई है। इसको आप इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करिए क्र और रक से। मैं इसको आगे बिल्कुल डिफाइन करूंगा कि किस किस प्रकार से इनके क्रम अगर आपको देखने के लिए मिलेंगे, कि कहीं आपको ये तीनों ही अक्षर एक साथ देखने के लिए मिलते हैं तो कौन सा पहले आएगा और कौन से बाद में आएगा, सब कुछ यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो क्रे हो गया, फिर के, कई, को, कऊ। ठीक है, एक तो चीज़ आपने ये समझ ली। अब आगे आपके दिमाग में एक प्रश्न ये भी तो आ रहा होगा कि सर क्या हो यदि हमारा एक अक्षर है क, यानी कि आधा क है,
और एक तरफ लिखा है क और एक तरफ लिखा है सर कंग। ये भी तो हो सकता है, यानी कि हमारा जो आधा अक्षर है वो कब आएगा? तो याद रखो, आधा अक्षर सदैव इन सभी मात्राओं से शुरू होने वाले शब्दों के बाद आता है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि आधा क कब आएगा, तो सर जब क के ऊपर लगने वाली सभी मात्राएं खत्म हो जाएंगी, तो उसके बाद में, यानी कि क से शुरू होने वाले, पूरे क से शुरू होने वाले सभी शब्दों के अंत बाद हमारा आधा अक्षर आता है। तो हम एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या बना सकते हैं कि जो आधा अक्षर है, वो सदैव पूरे अक्षर से शुरू होने वाले शब्दों के खत्म होने के बाद में आता है। और आप इसको पर इससे कंफ्यूज मत करना कि आधा क लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है ख, तो आपको सर के पूरे अक्षर के खत्म होने के बाद हम लगाएंगे क, लेकिन नहीं ना, उसी अक्षर के पूरे शब्द, यानी कि क के जब पूरे शब्द खत्म हो जाएंगे उसके बाद में हम आधा क लगाएंगे। इस बात को समझ लीजिए एक बार फिर से कि आधा अक्षर उसी अक्षर के पूरा जो शब्द बन रहा है, पूरे अक्षर से जो शब्द बन रहा है उसके खत्म होने के बाद आएगा। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी कि जब भी आधे क की बात हो रही है तो ये वो सदैव ही कब आएगा? जब क पर लगने वाली सभी मात्राएं समाप्त हो जाएंगी, उसके बाद हमारा आधे क की शुरुआत होगी। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमने दो चीज़ें देख ली कि हमारा स्वरों का जो क्रम है हिंदी शब्दकोश के अंदर वो क्या होता है, उसके आधार पर मात्राओं का क्रम क्या होता है, और इसके बाद में जो आधा अक्षर है वो कैसे आता है, ये हमने देख लिया। आगे हम कुछ एग्जाम्पल्स भी लेंगे, उसके बाद आपको पूरी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब जरा हम आ जाते हैं अपने व्यंजनों के ऊपर, और इसमें हमारा क्या क्रम रहता है उसको जरा देख लेते हैं। क्या करते हैं, उसको जरा देख लेते हैं। ठीक है, तो जरा देखो, क हमने कैसे पढ़ा था? क ख ग घ य। ठीक है, हमने तो ऐसे ही पढ़ा था सर। बिल्कुल सर, हमने ऐसे ही पढ़ा था, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ बीच में क्ष आ गया। ये सर बीच में क्ष क्यों आया? बीच में ये ज्ञ क्यों आया? ये त्र क्यों आया? और ये श्र क्यों आया? यानी कि कुछ अक्षर ऐसे हैं जो बीच में, जैसे हमने अभी तक पढ़े थे, अपने बचपन में हमने पढ़े थे, उनसे भिन्न तरीके से उनसे पहले आ जा रहे हैं, और इनके पीछे भी कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है, जरा इस स्लाइड को जरा देखेंगे। अगर आप गौर करते हैं, एक मिनट, मैं अगर इसको थोड़ा सा स्पष्ट तरीके से लिख देता हूं। अगर आप इसको थोड़ा गौर से देखें तो आपको समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा कि जो क्ष है ना, आपका क्ष, ये बन कैसे रहा है? ये कैसे बन रहा है सर? ये बनता है हमारा आधे क और उसके बाद में षटकोण वाले स से। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि पूरे अक्षर के बाद जब ये समाप्त हो जाएंगे उसके बाद आधे क वाले अक्षर आएंगे, और आधे क तो ख से तो पहले ही आएगा। तो और जो हमारा क्ष है ना, ये कैसे बना है सर? आधे क और श से मिलके बना है, इसलिए आपको क के बाद में क्ष देखने के लिए मिलता है। लेकिन इसको रट्टा नहीं लगाना है, कॉन्सेप्ट के थ्रू जाना है। और जब कॉन्सेप्ट के थ्रू जाएंगे तो यहाँ पे भी अभी आपको छोटी छोटी बारीकियाँ देखने के लिए मिलेंगी जो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो क के बाद में हमारा क्या आ गया? क्ष आ गया। और क्यों आया? क्योंकि ये आधे क और श से मिलकर बना हुआ है। रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट पर रहेंगे। इसके बाद अगर आप देखते हो तो क्या आता है? ख ग घ। सर य फिर चला गया। यह क्यों चला गया सर? ड के बाद में आ रहा है। ठीक है, एक चीज़ इसको आप नोटिस कर लीजिए, हालांकि इसकी कभी ज़रूरत वैसे पड़ेगी नहीं जहाँ तक है, लेकिन फिर भी हमें ये पता होना चाहिए कि सर ड के बाद में ये य आता है। फिर च छ ज, फिर सर ज्ञ आ गया। क्यों आ गया सर य? वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लग रहा है। क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है सर? कि ज्ञ जो है वो कैसे बनता है सर? आधे ज प्लस य से। कैसे बनता है? आधे ज
प्लस य से मिलकर बनता है तो ज के बाद में आधा ज वाला शब्द आएगा। तो यानी कि आधे ज और य को जब हमने मिलाया तो हमारा क्या बना, हमारा ज्ञ बना। इस वजह से ज के बाद में ज्ञ देखने के लिए मिल रहा है, इसको हम ज्ञ पढ़ते हैं वैसे। अब इसके बाद देखिए आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, च छ ज झ, फिर ट ठ ड, इसके बाद में ट ठ ड, फिर य। अब यहाँ पे देखिए च छ ज झ, यहाँ पे अगर आपका अड़ा आता है तो आप उसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे शायद छूट गया है ये, तो अड़ा हम यहाँ पर ले सकते हैं। फिर इसके बाद में ढ, फिर ढ के नीचे अंकी बिंदी। देखो ये, इससे कंफ्यूज मत करिए। यहाँ पर हमने क्या बताया था, क के ऊपर अंकी बिंदी है, ये कहाँ आ रही है, ढ के बाद में नीचे अंकी बिंदी आ रही है। तो बिल्कुल ही ये विपरीत चीज़ें हैं, इसको ज़रा ध्यान रखिए, ठीक है। ढ के बाद में अगर नीचे बिंदी लगी हुई है तो उसके बाद ढ, फिर त, सॉरी यहाँ पे अड़ा नहीं आएगा ना, यहाँ पे क्या आएगा, य आएगा, य। और इसके बाद में ट ठ ड ढ अड़ा आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए त, फिर त्र आया है। त्र क्यों आया है, यहाँ पर ये वही कंसेप्ट है कि त्र जो है हमारा वो आधे त प्लस र से मिलके बनता है, आधे त प्लस र से मिलकर बनता है, इसलिए हमारा त्र त के बाद आया है। फिर थ द ध न प फ, फिर हमारा जैसे चलता है वैसे चल रहा है। फिर श के बाद में अगर आप देखते हो तो श्र आया है, उसके पीछे भी क्या कारण है जो हमने बताया आपको, श्र जो हमारा है वो आधे श प्लस र से मिलकर के बनता है, ठीक है। अब जरा थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट देखते हैं। क्या कॉन्सेप्ट देखा जाए सर, चलो अब जरा इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं, जहाँ पे हमें कुछ चीज़ें आपको सिखानी है। आपके सामने मैं 3 शब्द दे रहा हूँ, ये देखिए ये 3 शब्द आपके सामने लिखे हुए हैं। कौन कौन से लिखे हुए हैं, त्वमेव लिखा है, त्रिशंकु लिखा है और तम लिखा है। सर इस प्रकार के प्रश्नों को जब भी हम सॉल्व करेंगे, हमने अभी ऊपर अपने कॉन्सेप्ट्स देख लिए कि कौन सा अक्षर कहाँ आता है, कैसे आता है, पर रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट पर जाना है। और कभी भी जब आप हिंदी शब्दकोश को हल करें तो हमेशा ही वर्ण विच्छेद करें, यानी कि वर्ण जो ये अक्षर है इनको आपको तोड़ना है कि ये कैसे बने हुए हैं। तो जरा देखते हैं, त्वमेव अगर आपका लिखा है, हमने क्या पढ़ा कि सर त के बाद में त्र आता है। अगर आपने ये रट लिया तो फिर आप नाश कर लेंगे अपना। क्यों कर लेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट करना है, रटना नहीं है। तो जरा त्वमेव को अगर हम देखें तो त्वमेव को जब आप देखते हो तो ये कैसे लिखा है सर, आधा त लिखा है, फिर व लिखा है, फिर म के ऊपर एक ही मात्रा है और लास्ट में व लिखा है। ऐसे ही तो लिखा है, यही तो त्वमेव का वर्ण विच्छेद हो जाएगा, होगा। त्रिशंकु देखो कैसे लिखा है, आधा त लिखा है, फिर र लिखा है, तभी तो त्र बना होगा, इसके ऊपर एक ही मात्रा है, फिर श के ऊपर अंग, फिर क, फिर ओ की मात्रा है। ये हम मान सकते हैं, कुछ इस तरीके से वर्ण विच्छेद है। इसी प्रकार तम कैसे लिखा है, त लिखा है प्लस म लिखा है, यही है, यही है ना। अब जरा देखिए हम इसको किस प्रकार देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो सर, इन सब में सबसे पहला अक्षर कौन सा आएगा, इन सब में सबसे पहला अक्षर कौन सा आएगा। सर हमें एक चीज़ तो पता है, अभी अभी हमने सीखा था कि आधा त यहाँ भी है, आधा त यहाँ भी है, पूरा त यहाँ है। तो आपने बताया था कि आधा अक्षर सदैव पूरे के बाद में आएगा उसी अक्षर के। तो सबसे पहले तो सर तम ही आना चाहिए, सबसे पहले हमारा क्या आएगा, तम आएगा, ठीक है। अब हमारे पास 2 अक्षर बचते हैं, त्वमेव और त्रिशंकु। अगर आपने रट्टा लगाया होता तो आप कहते सर कि हम तो त्रिशंकु को पहले लगा दे रहे क्योंकि त के बाद में त्र आता है। लेकिन अब अगर आप देखते हो वर्ण विच्छेद करने के बाद तो यहाँ भी त है आधा, यहाँ भी आधा त है। अब यहाँ पे देखो पहले क्या आ रहा है, यहाँ पे व आ रहा है, यहाँ पे र आ रहा है। तो जरा एक बात मुझे बताइए, हिंदी वर्णमाला में यहाँ देखिए पहले र आता है या व आता है। सर पहले र आता है फिर व आता है, य र ल व।
तो सर पहले र आएगा, यानी कि त्रिशंकु पहले आएगा। ये था आपका कॉन्सेप्ट। यही आप हमेशा एग्जाम के अंदर वर्ड विकसित करते हुए जाएंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा सर टफ हो रहा है, लेकिन जब आप इस प्रश्नों का लगातार, इस तरह के प्रश्नों की लगातार अभ्यास करेंगे, और अभ्यास कहाँ मिलेगा सर? हमारे पेड बैच में मिल जाएगा। बहुत से प्रश्न कराए हुए हैं, 150-200 प्रश्न कराए, फिर हर मॉक टेस्ट में प्रश्न मिल रहे हैं। तो बहुत अच्छी आपकी यहाँ पे अभ्यास होने वाला है। त्रिशंकु, और इसके बाद में जो आपका बच गया वो क्या बच गया सर? त्वमेव बच गया। तो अब आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से हमें इन प्रश्नों को टैकल करना है, क्या क्या हमारे कॉन्सेप्ट हैं। अगर कुछ अक्षर अपने, जो हमने स्थायी क्रम हमने अपने हिसाब से पढ़ रखे थे अपनी छोटी कक्षाओं में, तो वो उस प्रकार से क्यों नहीं है, उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, वो भी आपने समझ लिया। अब जरा हम देखते हैं इस चीज़ को, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा लोगों को कंफ्यूजिंग लगती है कि सर इस तरीके से मात्राएं आ जाएं। सपोज हम ग के ऊपर मान लेते हैं ये रे है, ग्रे लिखा है, ये ग्र लिखा है और ये ग लिखा है। तो इसको किस प्रकार से आप मानेंगे? सर ये ग के ऊपर रे की मात्रा लगी हुई है। जैसे गा के ऊपर, जैसे गा होता है, गे होता है, इसी प्रकार से ग्रे एक ग के ऊपर लगी हुई मात्रा है। ठीक है, और हमें ये सब कुछ पता है कि सबसे पहले तो मात्राएं आती हैं ना। ग के ऊपर रि की मात्रा है, फिर जो ऋग लिखा है, जब यहाँ पे कुछ इस प्रकार से नीचे की तरफ रा आता है, तो उसका अर्थ क्या होता है कि सर जो अक्षर के ऊपर वो र आया है ना, वो अक्षर आपका आधा है। जैसे कि यहाँ पे ग आधा है और जो र है वो पूरा है। कोई एक शब्द बताइए सर, अग्रज लिख लीजिए। अग्रज अगर लिखा है तो ये हम किसे क्या मानेंगे? ये अ लिखा है प्लस आधा ग है, फिर र है, फिर ज है। ठीक है, ये लिखा हुआ मानते हैं। तो ये वाली चीज़ है। अब यहाँ पे देखो इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो अगर मैं कहूँ ये गर्ग, गर्ग नहीं, आप लिख लीजिए इसको, कोई भी एक हम निरर्थक शब्द ही बनता है तो चलो वही बना देते हैं। हम लिख देते हैं कर्ग, हम लिख देते हैं इसको कर्ग। तो सर ये क्या लिखा है? ये क लिखा है, फिर आधा र लिखा है, फिर ग लिखा है। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। यहाँ पे आधा ग है, यहाँ पे आधा र है। तो इस क्रम को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एग्जामिनर हमेशा ही खेल जाएगा। इस तरह के प्रश्नों को अगर उसने दे दिया तो आधे से ज़्यादा बच्चे इसको गलत कराएंगे, और वो भी सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट न जानने की वजह से। अब आप इसको कभी भी गलत नहीं करेंगे। कैसे नहीं करेंगे सर? अगर आग्रह लिखा है तो ये क्या लिखा है? आ लिखा है, आधा ग लिखा है क्योंकि नीचे र लगा हुआ है, फिर ह। तर्क अगर लिखा है तो त र क। ठीक है, और जब आप पढ़ रहे हो, इसका उच्चारण कर रहे हो, तब भी तो समझ में आ रहा है ना। हम इसको क्या आग्रह पढ़ते हैं? नहीं, हम इसको क्या पढ़ते हैं? आग्रह। आग्रह, सबसे पहले आ बोलने के बाद में आप ग का उच्चारण करते हो, फिर र का उच्चारण करते हो। इसी प्रकार जब तर्क बोलते हो तो पहले त बोलते हो, फिर क नहीं बोलते, पहले र का उच्चारण करते हो, तर्क। तो यानी कि हम पहले त बोलते हैं, फिर र का उच्चारण करते हैं, फिर क बोलते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट था ये। बहुत से बच्चे इसमें गलतियां करते हैं, तो ये आपको बिल्कुल एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा कि इस मात्राओं का क्रम क्या होता है। अब जो थोड़ा सा एक ऐसा अक्षर है जो आपको कभी भी हिंदी शब्दकोश में नॉर्मली देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये अगत स्वर जो हैं वो क्या होते हैं? नॉर्मली डॉक्टर, पॉली, इस तरीके से होते हैं, जो ऐसे शब्द जो इंग्लिश में लिखे जा रहे हैं लेकिन हिंदी भाषा के अंदर लिखे जा रहे हैं। हम उसकी ज़रा बात कर लेते हैं। अब अगर इस तरीका कुछ होता है तो उसकी भी ज़रा हम बात कर लेते हैं। तो जो अगत स्वर होता है ना, वो एक्चुअल में है क्या? जैसे अगर लिखा है डॉक्टर, अगर इस प्रकार से लिखा है तो इसका अगर मैं वर्ड विन्यास करूं तो ये क्या है सर? ये ड के ऊपर आ की मात्रा है, डा, और ओ की मात्रा है, और इन दोनों को जब हमने मिक्स कर दिया अ और ओ को, तो ये डॉक्टर बन गया। ठीक है, तो ये डॉक्टर बन गया। अब यहाँ पे जरा देखो एग्जाम्पल के थ्रू जरा अगर समझें, आपके सामने 3 अक्षर लिखे हैं, पाल, पोला और पॉल। ठीक है, तो पाल में अगर आप देखते हो प के ऊपर अ की मात्रा है तो हम इसको कह सकते हैं पाल। प के ऊपर ओ की मात्रा है
और यहाँ पे पॉल अगर लिखा है तो प के ऊपर आ की मात्रा है, उसी में ओ की मात्रा जुड़ी हुई है। तो सर इनका सही क्रम क्या हो जाएगा? इनका सही क्रम क्या होगा? प तक तो सब कुछ सेम ही है, उसके बाद में बड़ी आ की मात्रा आएगी या ओ की मात्रा आएगी? सर पहले बड़े आ की मात्रा आएगी। तो बड़े आ की मात्रा वाले दो शब्द आपको कहाँ मिलते हैं? यहाँ मिलते हैं। अब इन दो शब्दों में भी बड़े आ की मात्रा यहाँ तक है और उसके बाद शब्द खत्म हो गया है, लेकिन यहाँ पे बड़े आ की मात्रा है और शब्द भी आगे चल रहा है। तो पहले पाल आ गया क्योंकि ये वाला शब्द हमारा खत्म हो गया था, फिर इसके बाद में हमारा पॉल आ गया और लास्ट में हमारा क्या आ गया? पोला आ गया। क्लियर? ये चीज़ क्लियर होगी, एकदम से क्लियर होगी। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार दोबारा से रिवाइंड करके देख लेना, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी। क्यों है? प के बाद में आ की मात्रा है, बड़े आ की मात्रा, यहाँ भी प के बाद में बड़े आ की मात्रा है, लेकिन यहाँ पे हमारा पूरा अक्षर जो है या शब्द है वो खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पे अभी क्योंकि अभी भी ये चल रहा है, तो इस वजह से जो पहले खत्म हो गया उसको हम पहले लिखेंगे, उसके बाद में हम इसको लगा देंगे और आ की बाद भी ओ की मात्रा आती है। अब जरा एक दो प्रश्नों को हम देख लेते हैं कि क्या क्या हमारे इनके क्रम रहने वाले हैं। तो सर व्याधि लिखा हुआ है, विवेक लिखा हुआ है, वर्तमान, वंशानुगत और त्रैलोक्य। अब एक चीज़ तो कन्फर्म है कि त्रैलोक्य तो पहले ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो त्र है वो व से तो पहले ही आता है, तो त्रैलोक्य यानी कि ई हमारा सबसे पहले आ जाएगा। चलो इसको तो हमने कर लिया। अब व्याधि जो लिखा हुआ है वो आधे व से शुरू हो रहा है, बाकी के जो अक्षर हैं वो पूरे व से शुरू हो रहे हैं, तो व्याधि तो सर आखिरी में ही आएगा। तो हमने सर व्याधि को हमने कहाँ डाल दिया? आखिरी में डाल दिया, ये भी हमारा हो गया। अब विवेक है, वर्तमान है, वंशानुगत है। सर व के ऊपर पहले अंग की मात्रा वाले अक्षर पहले आते हैं, तो यानी कि डी हमारा इन तीनों में से पहले आएगा, फिर वर्तमान आएगा और ए की मात्रा उसके बाद में आ जाएगी। हमारा क्रम क्या हो जाएगा? ई डी सी बी ए। क्लियर? बहुत ही बारीकी से समझने वाला चैप्टर है ये। अगर आप इसमें थोड़ा सा भी मिस आउट करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब जरा यहाँ पे इन अक्षरों को देखते हैं और इसके आधार पे जरा बताते हैं कि हमारा सही क्रम क्या होगा। तो त्वरित लिखा है, त्रिक लिखा है, ताम्रपत्र लिखा है, तंडोला लिखा है और ताक लिखा है। सर एक चीज़ तो कन्फर्म है कि तंडोला तो पहले ही आएगा, यानी कि डी तो सर सबसे पहले ही आएगा। फिर इसके बाद में ता है। अब एक चीज़ इससे कन्फ्यूज़ मत करना। क्या कन्फ्यूज़ मत करना? चलिए ये चीज़ अच्छे से समझ में पहले ही आ जानी चाहिए कि अगर आपके सामने ये लिखा है तंग, तंग और त, तो हम ये मानेंगे त के ऊपर में ये दो छोटी छोटी मात्राएं लगी हुई हैं, और वहीं पे अगर हम लिख दें कि ता, त और ता, तो आप इनमें से कौन सा पहले लेंगे? यहाँ पर अगर हम देखें तो सर एक चीज़ तो हमें मालूम है कि आ के ऊपर और यहाँ पे मान लीजिए ता ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमें एक चीज़ तो पता है कि पहले अंग की मात्रा वाले अक्षर आते हैं, लेकिन आप जरा ये तो देखो, ये बड़े आ के ऊपर ये मात्रा लगी हुई है, बड़े आ के ऊपर ये मात्रा लगी हुई है, और यहाँ छोटा अ है, यहाँ बड़ा आ है। तो सर पहले तो छोटा अ आता है, यानी कि सबसे पहले तो त आएगा ना, उसके बाद में हमारे पास अब ये तीनों अक्षर सेम हो गए। तो अब हम यहाँ पे देख लेंगे, पहले ता आ जाएगा, फिर तांग आ जाएगा और फिर ता आ जाएगा, ठीक है। तो डी आ गया। अब इसके बाद में देखो ताम्रपत्र और ताक में से क्या पहले आएगा? सर पहले हमारे पास क्या आएगा? ताक आएगा, फिर उसके बाद में ताम्रपत्र आएगा, फिर उसके बाद में दो शब्द और बचते हैं, त्वरित और त्रिक। अब यहाँ पे ये दोनों ही अक्षर क्योंकि आधे त से शुरू होने वाले हैं, तो इनको जरा देख लो, आधा त प्लस व लिख लो। इसको क्या लिखोगे? आधा त प्लस रे लिख लो। तो आधा त और आधा त तो सेम हो गया। अब य र ल व आपको भी पता है कि पहले से रे आएगा तो बी हो जाएगा पहले, और उसके बाद में हमारा ए आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे चलते हैं। ये थोड़ा सा आपका आखिरी, जो थोड़ा सा हमने ज़्यादा शब्द यहाँ पर दे दिए हैं, उनको ज़रा देख लेते हैं, जिससे कि अगर कोई कॉन्सेप्ट अगर आपका मिस हो तो वो भी आप देख लीजिए, दोबारा से इस क्लास को देख लीजिए और उसके बाद में अभ्यास प्रश्नों को देख लीजिए। और मैं अभी भी कहूँगा कि आप हिंदी के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हमारा पेड बैच बहुत मिनिमल प्राइस हमने आपको दिया हुआ है, उसको आप परचेज कर लीजिए। आप 100% 30+ मार्क्स आप अपने RRB के एग्ज़ाम में लेकर आएंगे और LIC असिस्टेंट में भी ईजिली आप इसको कर लेंगे।
बहुत सिंपल पेपर आपको एग्ज़ाम के अंदर लगेगा और इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जो कंटेंट हम प्रोवाइड करा रहे हैं वो पूरे यूट्यूब पे या फिर कहीं भी कोई भी जो आपके चैनल्स हैं, कोई भी आपकी कोचिंग्स हैं, वो हिंदी का लेवल प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। बाकी सब्जेक्ट तो वो अच्छे करते हैं, लेकिन हिंदी में हमने महारत हासिल की हुई है। आप कहीं भी हम इस चीज़ को चैलेंज कर सकते हैं कि इस तरीके का कंटेंट जो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं वो पूरे भारत में कोई भी प्रोवाइड नहीं करा रहा है। बस अभी चैनल छोटा है इसलिए वो चीज़ ज़्यादा फैल नहीं पा रही है, लेकिन जब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तब लोग इस चीज़ को रियलाइज़ कराएंगे। अब यहाँ पे ज़रा देखते हैं कि इसमें हमारा क्या क्रम रहने वाला है। तो सर सबसे पहले इसमें कौन सा अक्षर हमारा पहले आएगा? सर अ वाले पहले आएंगे, अ वाले पहले आएंगे, अ वाले पहले आएंगे। तो सर अ तीनों जगह अ है, तो हमें यहाँ से तो कोई मतलब ही नहीं है। अब बताओ जरा, वही वाली चीज़ आ गई सर, प के ऊपर नीचे र है, प के ऊपर ऊपर र है और प के साथ में रे की मात्रा है। तो सर अब पृथ्वी पहले आएगा, पहले तो मात्रा ही आएगी ना। फिर इसके बाद में ये नीचे अगर रा लगा हुआ है तो ये क्या लिखा है? आधा प प्लस र। ये क्या लिखा है? आधा र प्लस प। ये क्या लिखा है? आधा प प्लस र। और जबकि अर्पण क्या लिखा है? आधा र प्लस प। अब जरा देख लो, प पहले आता है या र? प फ ब भ म य र ल, यानी कि प पहले आता है। जब प पहले आता है तो सबसे पहले अप्रतिम लग जाएगा, उसके बाद में आपका क्या आ जाएगा? अर्पण आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो डी बी सी ये तीन तो चलो सर क्लियर हो गए। प फ ब भ म य र ल व, तो प पहले आ गया। अब इसके बाद में देखो सारे ही जो अक्षर हैं वो प से शुरू हो रहे हैं। ये देखो आपको समझ में आ रहा है, आधा प है, ये भी आधा प है। और इसके बाद में पंख, ये सबसे पहले आएगा, प के ऊपर अंक की मात्रा है, ये पहले आ गया। अब इसके बाद में पावक या पाँव पहले आएगा? बताइए सर, पाँव पहले आएगा तो आई, और उसके बाद में आ की मात्रा क्या है? पावक के ऊपर है, एच। फिर इसके बाद में अभी भी मात्रा कहाँ चल रही है? पृथ्वी पर चल रही है, तो ई पर हमारा प के ऊपर रे की मात्रा। अब देखो प्र और प्रे, हम इसको डायरेक्ट भी देख सकते हैं। प्र और प्रे में पहले प्रधान आएगा और उसके बाद में ए की मात्रा आएगी, तो ये हमारा सही क्रम हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपने इसका जो उत्तर है वो सही दिया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, जैसे ये वाली जो चीज़ें हैं त्वमेव और त्र, इसी प्रकार से कई बार आपको देखने के लिए मिलेगा। क्या देखने के लिए मिलेगा? हम यहाँ लिखते हैं अज्ञान और हम यहाँ लिखते हैं अज्वलनशील। तो कई बच्चे क्या करते हैं कि सर ज के बाद में ग आता है तो अज्वलनशील पहले लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़रा देखो, अगर हम दोनों ही जगह से अ और अ को हटा दें तो ये क्या लिखा है सर? आधा ज प्लस य, उसके ऊपर आ की मात्रा लगी हुई है। ये क्या लिखा हुआ है? आधा ज प्लस व प्लस ल, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। अब जरा इसको वर्ड विन्यास अगर करते हो तो दोनों ही जगह जब आधा ज है, अब मुझे आप बताइए पहले य आएगा या पहले वो आता है? सर पहले तो य आता है। जब पहले य आता है तो यानी कि अज्ञान आपका पहले आ जाएगा और अज्वलनशील आपका बाद में आ जाएगा। तो ये वाली जो चीज़ है ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। यानी कि अगर आप वर्ड विन्यास करके, वर्ड विच्छेद करके अगर इस टॉपिक को सॉल्व कर रहे हो तो आप कभी ज़िंदगी में गलत नहीं करोगे। अगर आप रट्टा लगा रहे हो तो रट्टा मत लगाना। कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक में, कम्प्लीटली कॉन्सेप्ट है। दोबारा से एक दो बार इस वीडियो को देख लेना, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। और जब इसके प्रश्नों को लगातार सॉल्व करने लगोगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और एक बार फिर से हम बता देते हैं, टेलीग्राम ग्रुप अगर ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो पसंद अगर आई है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और पेड बैच हमारा बिल्कुल आप परचेस कर लीजिए। बहुत मिनिमल प्राइस हमने इसीलिए रखा हुआ है, केवल 1 महीने के रिचार्ज के बराबर ये प्राइस है। और उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। और हम इस चीज़ का प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप 30+ मार्क्स इसमें लेके आएंगे ही आएंगे। और अपना जो 1/3 कट ऑफ है ना, वो आप सिर्फ और सिर्फ हिंदी से ही पार कर जाओगे। तो बिना किसी सोच समझ के आप इस बैच को परचेस कर लो। पूरी जिम्मेदारी हमारी है। बहुत बेहतरीन कंटेंट हमने आपको प्रोवाइड कराया है। 125 के आसपास इसमें एडमिशन अभी तक हो चुके हैं। बच्चे विश्वास कर रहे हैं, आपको भी करना चाहिए। बहुत बेहतरीन आपके सामने चीज़ें रहने वाली हैं।
अभी चैनल छोटा है इसलिए इतना ज़्यादा सर्कुलेट नहीं हो पा रही हैं चीज़ें, लेकिन जिस दिन ये चैनल धीरे धीरे करके जब ग्रो करेगा तो सभी बच्चों को समझ में आएगा कि यहाँ पे किस प्रकार का कंटेंट आपको दिया जाता है। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ध्यान रखिए और सभी लोगों को होली की शुभकामनाएं।